आज मैं आप लोगों को ALP CBT 2 का क्वेश्चन पेपर हल करके दिखाऊंगा। इसमें हम सब टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच डैश इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे। तब देखिए, कोई प्रतिरोध अगर है आपके पास तो इसके सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो साथियों, हम सब लोग जानते हैं ओम के नियम में V अनुक्रमानुपाती हो जाता है I के, यानी प्रवाहित होने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होती है विभवांतर के। ठीक है, तो धारा किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी साथियों? तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कागज जो है वो गोंद से संबंधित है, तो ईंट किससे संबंधित होगा? तो साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि जो कागज होता है ये किससे चिपकता है? तो गोंद से चिपक जाता है। ठीक है, तो कागज को चिपकाने के लिए हमें गोंद की आवश्यकता होती है। इसी तरह से ईंट को चिपकाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो ईंट को चिपकाने के लिए साथियों गारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता? गारा की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, गारा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, हमको क्या मिला है? विभवांतर मिल गया और धारा मिल गई। अब हमसे प्रतिरोध पूछा गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं ओम के नियम में प्रतिरोध R बराबर होता है फॉर्मूला V/I। ठीक है, अब यहाँ पर हमको विभवांतर कितना मिला? 500 मिल गया। तो विभवांतर के स्थान पे हम सब 500 रख देंगे और नीचे लिख देंगे धारा। तो धारा कितनी है? 5 मिली एम्पियर, यानी कि अगर मिली एम्पियर में है उसको एम्पियर में बदलेंगे तो 10 की घाते -3 लिख देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा एम्पियर में धारा। अब 10 की घाते -3 है, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा 500 गुणे में 10 की घाते 3, इतना बन जाएगा। ठीक है साथियों, और नीचे बचेगा आपका 5। आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने से पहले इसको क्या करिए कि काट दीजिए। तो काटने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, 100 मिल गया, यानी जो प्रतिरोध हमको R की वैल्यू मिली है वो हो जाएगी आपकी 100 गुणे 10 की घाते 3 ओम। ये वैल्यू किस में मिली है? ओम में। अगर हमको किलो ओम में बदलना होगा तो 10 की घाते 3 बराबर हो जाता है 1 किलो और ओम, और आगे आ जाएगा आपका 100, यानी कि जो प्रतिरोध आ जाएगा वो हो जाएगा 100 किलो ओम। ठीक है, जो 10 की घाते 3 था इसको हम किलो लिख देंगे और बगल में ओम था तो ओम हमारा रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार हमारा प्रतिरोध आएगा 100 किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पाइप A एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप B इसे x घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। तो x का मान बताइए। अब हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो A कितने घंटे में भर रहा है साथियों? 12 घंटे में। B क्या कर रहा है? x घंटे में खाली कर दे रहा है, x घंटे में खाली कर दे रहा है। और टोटल समय कितना लग रहा है? 30 घंटे का। तो टोटल समय जो है, टोटल टाइम जो है वो लग रहा है 30 घंटे का। तो हमसे पूछा गया कि B का मान, यानी B जो है कितने घंटे में खाली कर देगा उसका मान बताइए। तो हम सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 12 गुणे 30 बटे में लिखेंगे 30 माइनस में 12 बराबर में हमारा आ जाएगा x। ठीक है, अब इसको हल करिए तो ऊपर कितना मिल जाएगा? 12 तिहाई 36।
36 यानी 360 ऊपर मिल गया, और नीचे आप घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब इसको काट दीजिए तो 18 दूनी 36, कितना आ गया साथियों, 20 आ गया। तो यक्स बराबर कितना मिल गया हम सबको, यक्स बराबर मिल गया हम सबको 20 घंटे। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20 घंटे आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 5 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह से भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात करिए। केरोसिन का घनत्व 800 किलोग्राम मीटर क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर हो जाता है हमारा फॉर्मूला, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान बराबर हिंदी है ये, तो इसको हम हिंदी में द्रव्यमान ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। द्रव्यमान बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आयतन गुणे घनत्व, याद रखिएगा आयतन गुणे घनत्व हो जाता है। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, जो हमको माप दी गई है, माप क्या है 5, फिर गुणे में 2 गुणे में 1, फिर गुणा करके घनत्व कितना है साथियों, तो 800, तो गुणे में 800 कर देंगे। अब आप गुणा करिए पूरे का, तो 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80, और 2 ठे और साथ में 0, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा साथियों, तो द्रव्यमान हमको मिल जाएगा 8000 किलोग्राम। तो द्रव्यमान हमारा आ जाएगा 8000 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब देखिए लीला और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3 और 8 है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मदर, यम माने मदर, मदर की आयु कितनी है वर्तमान में 8 यक्स मानेंगे, और जो लीला है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके जन्म के समय आयु कितनी थी उसके माँ की, तो 25 वर्ष, यानी कि 3 अगर हम घटा दें तो उसके जन्म की आयु निकल जाएगी। ठीक है, तो जन्म के समय माँ की आयु, ठीक है, जन्म के समय माँ की आयु, ठीक है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी 8 यक्स माइनस 3 यक्स बराबर में बचेगा आपका 25। तो दोनों को आप घटाइए, अंतर निकालिए, तो अंतर निकालने पर आप लोग देखेंगे कि 8 और 3 का अंतर निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5 यक्स बराबर में 25। अगर 5 से 25 को काटते हैं तो कितना मिल जाएगा, यक्स बराबर 5 मिल जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आप लोगों को 5 मिल गई। अभी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 8 यक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे यक्स का मान हम सबको मिला है 5, तो यहाँ लगा देंगे 5 बराबर में कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो साथियों माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितने साल की है, तो 40 वर्ष की है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो कौन सा प्रक्षेप में, तो साथियों कैवेलिनियर जो प्रोजेक्शन होता है, कैवेलिनियर याद रखिएगा, कैवेलियर प्रोजेक्शन जो होता है उसमें गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। ये ड्राइंग का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ड्राइंग से संबंधित है। एक प्रतीकात्मक आरेख जिसको हम सिमेट्रिक ड्राइंग भी बोलते हैं है, जिसमें संस्थाओं के लिए सरल आकृतियों का उपयोग करके प्रणाली में संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम संस्थाओं के लिए सरल आकृति की बात करें तो वो हो जाता है ब्लॉक डायग्राम। जो ब्लॉक डायग्राम होता है इसके द्वारा हम किसी संस्था का एक रफ डायग्राम बनाते हैं,
उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फिगर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम सब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर रह जाएगा हमारा ब्लॉक डायग्राम का। तांबे के एक बने हुए उस ऊष्मातापी का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 जूल प्रति ग्राम प्रति कैलोरी है। अब इसमें साथियों हमको निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। तो हम सब सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं। द्रव्यमान यम बराबर हो जाता है Q बटे यस डेल्टा टी। ये होता है द्रव्यमान यम बराबर फार्मूला। अब Q की जो वैल्यू दी गई है वो है 3.6 गुणे में 10 की घाते हम सब लिखेंगे 3। इसको हम किस में बदल दिए साथियों? जूल में। यहाँ पर किलो जूल दिया था तो हम उसको जूल में बदल लेंगे। अब बटे में अभी यस यानी ऊष्माधारिता कितने दिया गया है तो 0.4 है। फिर गुणे में तापमान कितना है 45 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले दशमलव से दशमलव को कैंसिल करेंगे। अगर आप लोग दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दीजिए तो ऐसा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब आप लोगों का बचा क्या, नीचे 4 बच गया, ऊपर 36। तो इसको काट दीजिए, 4 9 36 काटेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा। और 9 से अगर इस 45 को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 5 45, नीचे आ गया 5। तो यम बराबर आप लोगों को मिलेगा, ऊपर है 10 की घाते 3 तो हम इसको क्या लिख देते हैं 1000 लिख देते हैं। बटे में 5 है तो 5। अब फिर से भाग लगाइए तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो लग जाएगा। तो यम बराबर हम सबका आएगा 200 ग्राम। इस तरह से हमको द्रव्यमान यम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा 200 ग्राम का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अक्षरों के उस सेट का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर देगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको लगाने के लिए हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आप लोग इसको लगाइएगा और सेट कीजिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हम सबका, इस प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों का पालन करता है। अब देखिए कथन हमारे पास है 2 और निष्कर्ष भी 2 है। तो पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन में कह रहा है कि कोई बीकर फूलदान नहीं है, यानी कि जो बीकर वाला गोला होगा वो फूलदान से थोड़ा भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बीकर वाला गोला, ये हो गया हमारा फूलदान, ठीक है। तो कोई भी बीकर फूलदान नहीं है, इसका मतलब दोनों गोले में थोड़ा भी संबंध नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। दूसरा कथन है सभी फूलदान जग हैं। अब देखिए जो फूलदान है ये पूरा का पूरा फूलदान क्या है, जग है। तो इसको हम कर देते हैं जग के अंदर, ठीक है। दोनों कथन पढ़ लिए और हमारा 2 चित्र बन गया। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष पहला है कुछ जग बीकर हैं। अब देखिए तो जग और बीकर में कोई भी रिलेशन बन रहा है, बीकर यहाँ है, जग यहाँ है, दोनों के बीच में थोड़ा भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए जो हमारा पहला कथन निष्कर्ष होगा ये गलत है। दूसरे वाले में कह रहा है कुछ जग फूलदान है। अब देखिए जग तो पूरा का पूरा है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो फूलदान का है। ऐसा पूरा जग है, उसमें थोड़ा सा पार्ट किसका है, फूलदान का है। तो कुछ जग जो है वो फूलदान है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो निष्कर्ष दूसरा है ये सही होगा, और निष्कर्ष दूसरा हमारा दूसरे ऑप्शन ने दिया है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पहला शब्द क्या है? पाइप। दूसरा शब्द है सिलेंडर। तो साथियों, जो पाइप होती है उसका आकार सिलेंडर जैसा होता है। सिलेंडर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ पाइप के आकार का इस तरह से बनता है, यानी पाइप और सिलेंडर दोनों का आकार लगभग समान रहता है। इसी तरह से जो चंद्रमा होता है उसको देखिए कैसा रहेगा, गोल रहता है। ठीक है, तो चंद्रमा का आकार कैसा रहता है? गोल रहता है। तो चंद्रमा के साथ में रिलेशन जो बनेगा वो हो जाएगा गोल का। ठीक है, इस तरह से हमें इसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपए में 5 नग पीस के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, 5 रुपए में कितना पीस खरीदा है? 8 खरीद लिया। ठीक है, 5 रुपए में 8 पीस खरीदता है और फिर कह रहा है कि 8 रुपए में 5 पीस बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो आपको क्या करना है साथियों? सिंपल सा आपको बड़ी संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग पूरे का बटे छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, फिर गुणे में 100 लिख देना है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। या आप चाहें तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर निकालिए, बटे में छोटी संख्या का वर्ग से भाग कर दीजिए। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 8 अठाई 64 माइनस में 25 बटे में आपको मिल जाएगा 25 और गुणे में 100। ठीक है, 25 से काटिए तो 25 चौका 100 आ गया। अब दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो अंतर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा अंतर 39। ठीक है, 39 निकलेगा और गुणे में आ जाएगा 4। अब दोनों का जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका 156%। तो लाभ कितने का मिलेगा साथियों? 156% का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। ए अकेला एक दीवार को 50 दिन में पेंट कर सकता है। बी अकेला 10 दिन में पेंट कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर दीवार को 6.25 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो सी को अकेले इस दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, इसके लिए क्या करेंगे कि ए जो है कितने दिन में करता है? 50 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में। सी कितने दिन में कर देता है? तो मालूम नहीं। तो मालूम नहीं है तो उसको मान लेते हैं कि x दिन में कर देगा। और तीनों मिल करके कितने दिन में करते हैं? तो 6.25 दिन में। अब देखिए हम कैसे लगाएंगे। हम लिखेंगे कि सी को लगा समय, यानी 1/c बराबर हो जाएगा कुल समय। कुल समय मतलब 1/6.25 माइनस करेंगे ए को लगा समय प्लस बी को लगा समय। अब इसी को आप लोग हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग जब हल कर देंगे तो 1/c बराबर आप लोगों को मिलेगा साथियों। जब इसको आप हल करेंगे तो 1/c बराबर आप लोगों को मिल जाएगा 25 बटे में आप लोगों को मिलेगा 625। इसको जब आप हल करेंगे तब तो c बराबर अगर आप देखेंगे तो c बराबर हो जाएगा 625 बटे में 25। आप इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो c को कितना समय लगेगा? 25 दिन का समय लगेगा। इसको आप लोग हल करिएगा। इतना जब आप हल करेंगे तो आप लोगों को ये पूरा मिलेगा। आप लोग जरूर इसको हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5वें हिस्से की गणना की। उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था। वह संख्या ज्ञात करिए। तो अब क्या किया उसने? गलत तरीके से गणना कर दिया। उसको करना था
2/15 का गणना, लेकिन उसने कर दिया 2/5 का। तो साथियों इसमें आप लोग क्या करिएगा, ऐसे 2/5 लिखिएगा, ऊपर x लगाइए, माइनस कर देंगे हम सब 2/15 x से, ठीक है। बराबर में कितना आएगा, 336 आ जाएगा। अब इसको जब आप हल करिएगा तो लासा कितने आएगा आप लोगों का, तो एलसीएम आ जाएगा 15, 5 से भाग लगाइए 3, 3 दूनी 6x, ऊपर 6x मिलेगा आपको, माइनस में आपको मिल जाएगा 2x, ठीक है। बराबर मिल जाएगा 3 3 6। आप इसको हल करिएगा तो ऊपर मिलेगा 4x और बराबर में आ जाएगा आपका 3 3 6 गुणे में 15, ठीक है। आप 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 से भाग लगाइए, 4 8 32 और 4 चौके 16। तो x बराबर कितना मिलेगा साथियों आप लोगों को, x बराबर मिल जाएगा 84 गुणे में 5। गुणा कर दीजिए तो 5 चौके 20 की 0, हासिल लगा 2, 8 पंचे 40, 40 और यहाँ 15 से गुणा करना था साथियों, 5 लिख दिया तो यहाँ पे आएगा आपका 15, क्योंकि यहाँ 15 था तो 15 से गुणा करिएगा तो 15 चौके 60, 60 के 0, हासिल लगा 6, अब 15 8 120, 120 में 6 जोड़िए तो 126 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी। तो ये हमारा सही मान हो जाएगा जो हमको गणना करना था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1260। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्याओं 11001000 और 11011110 का योग है। अब इसमें आप लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों। सबसे पहले क्या करना है कि सभी बाइनरी संख्याओं को ऐसे सिंपल सा लिख लेना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिख देना है, फिर उसी के नीचे आप लोगों को सिंपल सा जो दूसरी बाइनरी है उसको लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है। जोड़ते समय आपको याद रखना है कि 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 1 1 हमारा हो जाता है कितना, 0 हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और 1 हमारा जो है वो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 और 0 को जोड़िए, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 और फिर 1 1 जोड़िएगा तो फिर से आ जाएगा 0। फिर क्या बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ पर तीनों को जोड़ते हैं तो फिर हमको मिल जाता है 1। फिर यहाँ 1 1 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ 1 बच गया तो 1 1 जोड़िए, कितना आ गया, 1 1 जोड़िएगा 0 और 0 1 1, फिर आगे 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका पूरा आंसर आएगा योगफल का। तो आप देखिए तो कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इससे मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, 56 और 50 का लासा ज्ञात कीजिए। 56 50 का लासा निकालना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 56 और ऐसे 50 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या करिए, 2 से काटिए, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 28 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25। अब कोई भी संख्या किसी एक संख्या से कटने वाली नहीं है, तो आप सिंपल सा क्या करिएगा, लिख दीजिए एलसीएम बराबर 2 गुणे 25 गुणे में 28, तीनों का गुणा कर दीजिए। जब तीनों का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1400, ठीक है। तीनों का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1400, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 1400, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित कोड भाषा में एग्जैक्ट को 91685 लिखा जाता है और मिल्क को 7243 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में मिल्ट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले लिख देते हैं EXACT। एग्जैक्ट के लिए क्या लिखा है, 91685, इतना लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिख दिया, MILK, मिल्क के क्या लिए क्या लिख दिया, तो 7 2 4 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है मेल्ट का, MELT,
मेल्ट का हमसे कोड पूछा गया। तो अब देखिए m के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है, तो साथियों m के लिए 7 है, तो यहाँ m के लिए हम 7 लिखेंगे। e के लिए आप देखिए कौन सा नंबर यूज किया गया, तो 9, तो यहाँ भी e के लिए 9 आएगा। l के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया, 4, तो l के स्थान पे 4, और t के लिए कौन सा नंबर है, 5 है, तो t के लिए 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा मेल्ट का जो कोड हो जाएगा वो होगा 9745, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चाल बराबर क्या हो जाता है साथियों, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे में समय, ये होता है फार्मूला। अब दूरी कितना है, 450 किलोमीटर, समय कितना लग गया, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हो जाएगा कि 2.5 लिखिए आप लोग, चाहे 5/2 लिख लीजिए, तो हम लिख देते हैं 2.5। फिर गुणे, चाल को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम सब लिख देंगे यहीं पर 5/18 से गुणा। ठीक है, अब आप चाहें तो दशमलव लगा करके यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए और दशमलव से दशमलव को माइनस कर दीजिए। जैसे दशमलव को आप हटाएंगे तो क्या है, दशमलव को दशमलव से काट दीजिए तो यह आ गया, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। आप लोगों को अब बच जाएगा ऊपर 4500 नीचे 25। आप काटिए तो काटने पर क्या मिलेगा, तो 5 से काट दीजिए तो यहाँ कट जाएगा आपका 5 आएगा, 5 से काटिए तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 00। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर 900/18। ठीक है, नीचे 18 काट दीजिए इसको, अगर काटिएगा तो 18 पंचे 90 और 0, तो चाल जो मिलेगी वो हमको मिल जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड की। ठीक है साथियों, जो चाल हमारी आएगी तो 50 मीटर प्रति सेकंड की आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी हो जाती है, इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए गति पहले कितनी थी, 25, फिर बाद में कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, फिर आगे उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, 200 किलो जूल की कमी हो जाती है, इसका द्रव्यमान हमें बताना है, तो भी किसमें, टन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा के बराबर 1/2 m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा क्या कितना दिया है, 200, 1/2, यहाँ पर रखिएगा m, v1 कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस v2 कितना है 15, स्क्वायर करिए तो 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल करिए तो ये हो जाएगा 200 बराबर में 1/2 m, फिर गुणे में अब दोनों का अंतर निकालिए तो आ जाएगा 400। ठीक है, अब अगर हम 2 से इस 400 को काट दें तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 200 से 200 काटिए तो बचेगा कितना, 1 आ जाएगा। तो m बराबर आप लोगों को मिल जाएगा 1 टन। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1 टन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर माप और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जब g बराबर दिया है हम सबको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। तो साथियों हम सभी लोग जानते हैं घनत्व बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसको हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान हम सबको मालूम नहीं है, तो द्रव्यमान बराबर एक फार्मूला होता है
यम बराबर फार्मूला होता है W/G, ठीक है। तो इस यम के स्थान पर हम सब W/G भी रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं, या फिर बगल में से बगल में ही हल कर दें तो यम बराबर आ जाएगा W कितना दिया है 1.92, तो 1.92 हो जाएगा, और बटे में G कितना आया है 10, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो हल कर सकते हैं, हल करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.192 आ जाएगा। तो यम की वैल्यू हमको मिल गई है। हम सब यहाँ यम की वैल्यू रख देंगे 0.192 बटे आयतन। आयतन हमारा देखिए सब सेंटीमीटर में है, हमको किस में ज्ञात करना है, किलोग्राम मीटर में, तो सभी सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 6 बटे में, सेंटीमीटर है तो किस में बदलेंगे, मीटर में, तो 100 से भाग, गुणे 8 बटे सेंटीमीटर है तो 100 से भाग, फिर गुणे 5, फिर सेंटीमीटर है तो 100 से भाग। अब इसको जब आप लोग हल करिएगा तो ये तीनों के तीनों 100 कहाँ जाएंगे, ऊपर साइड में, यानी इन तीनों का गुणा कहाँ हो जाएगा, इन तीनों का जो गुणा होगा वो हो जाएगा ऊपर 0.192 में। इसको आप लोग हल करिए थोड़ा सा, तो आप लोगों को मिल जाएगा 192, और फिर उसके बाद में 3 ठे 0 आएगा, नीचे कितना बचेगा, तो 8 पंचे 40 और 4 छंग 24 यानी 240 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 और काट दीजिए, 192 को काटिएगा तो 24 से अगर हम 192 को काट देंगे तो हमको मिल जाएगा 8, तो आपको मिलेगा कितना, ऊपर 8 और 2 0 बच गया, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 8 2 0 800 आ जाएगा, ठीक है। तो 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका घनत्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हल करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट हमको मिला है 2 बार, तो हम पहले वाले अगर अंडर रूट का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 प्लस, अगर आप दूसरे वाले अंडर रूट को हल करेंगे तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 0.349। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आप लोगों को मिल जाएगा 0.799। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 0.8 के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 0.8, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 5x/3 माइनस 7/2 ब्रैकेट में 2x/5 माइनस 1/3 बराबर 1/3 है तो x का मान निकालिए। तो सिंपल सा है, आप लोग इसको हल करिएगा, ये हो जाएगा 5x/3 माइनस 7/2, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा 2x, ठीक है, बटे में 5 माइनस में 1/3 बराबर आपका बच जाएगा 1/3। अब इसको हल करेंगे तो अंदर की ओर गुणा करिए तो ये आ जाएगा 5x/3, और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और बटे में मिल जाएगा 5 दूनी 10, और ऊपर रहेगा x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 7/6 बराबर में 1/3। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर x बराबर निकल के आ जाएगा -25/8। इसको आप लोग हल करिएगा, क्योंकि जगह है नहीं, इतना सिंपल कर दिए हैं तो आप लोग ज़रूर इसको हल कर सकते हैं। अगर इतना सिंपल करने के बाद आप लोग हल नहीं कर पा रहे हैं तो CBT 2 एग्ज़ाम आपका निकलने वाला नहीं है, यदि आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस घिरनी प्रणाली जो पुली सिस्टम जिसको बोलते हैं का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 60% हो और रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊपर चढ़ता हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या याद रखना है कि रस्सी कितना मीटर खींच रहे हैं, 12 मीटर, तो भार कितना मीटर ऊपर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, ठीक है। और इसकी दक्षता कितनी है, 60%। तो यांत्रिक लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, यांत्रिक लाभ बराबर हो जाता है फॉर्मूला हमारा रस्सी की लंबाई, ठीक है, रस्सी की लंबाई बटे भार
कि लंबाई, ठीक है, फिर गुणे में 60%, ये हमारा लगाने का तरीका होगा। अब इसको अगर काटिए, 3 चौके 12, 4 आ गया। 4 का आप निकाल देंगे हम सब 60%। 4 का 60% जब आप निकालिएगा तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा? देखिए, 0 से 0 काटिए और 6 चौके 24 मिल जाएगा, बटे में 10 बराबर कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। तो यांत्रिक लाभ कितना मिलेगा? 2.4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें यांत्रिक लाभ निकालना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इन दवाओं का उपयोग हम सब हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अस्थमा में नहीं करना, और अपच सीने में जलन के लिए नहीं करना, और ज्वर है, हाई फीवर, अन्य एलर्जी लक्षणों को कम करने के लिए नहीं लेना चाहिए। तो हमें कब लेना चाहिए? हल्का दर्द हो और तेज बुखार हो तो। साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और लगा करके आप लोग आंसर देखिएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल है तो 20 मीटर प्रति सेकंड में का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो उसका चाल है स्कूटर का, उसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखिए, यहाँ पर लड़के का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। स्कूटर का द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम। तो कुल द्रव्यमान यानी यम बराबर कितना हो जाएगा? 150 किलोग्राम। कुल द्रव्यमान कितना मिल गया? 150 किलोग्राम मिल गया। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना मिल गया? के बराबर, तो वो 76.8 किलो जूल है। याद रखिएगा, किलो जूल। तो इसको हम जूल में बदल दें अगर, तो इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा हमारा जूल में। तो हम सभी लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर हाफ mv² होता है। के की वैल्यू हम सब रखेंगे, तो के की वैल्यू रखें अगर हम सब, तो कितना आ जाएगा साथियों? जो हो जाएगा 768 और 2 0, दोनों का गुणा कर देंगे तो इतना हमको वैल्यू मिलेगा। इन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट हम यहाँ रख दिए, बराबर में 1/2, फिर गुणे यम कितना है साथियों? तो 150 है, गुणे वी तो हमको मालूम नहीं है, तो v²। अब इसको हल करिए, तो हल करने के बाद देखिए 0 से 0 पहला नंबर डिवाइड कर दीजिए। अब इधर गुणा करके 15 से भाग कर देंगे, तो v² बराबर हम सबको मिल जाएगा, या v बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट हम सब। v बराबर मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 7680 गुणे 2 बटे में 15। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी काम के नहीं हैं। इसको आप हल करिएगा, हिंट दे दिए हैं, इसमें जगह बचा नहीं था, नहीं तो मैं आप हल करके ही दिखाता आप लोगों को। अगर आप लोग हल नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, अन्यथा आप लोग इसको हल कर सकते हैं। हल करिएगा, देखिएगा कि आपका आंसर निश्चित ही यहाँ पर आ जाएगा। तो हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसके आगे वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। अब अन्य से भिन्न बताना है, जैसे EFG है तो सीरियल से लिखा गया है EFG। इसी तरह से RST सीरियल है, KLM सीरियल है, लेकिन MOQ सीरियल नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें बताना है। तो हम सब लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर में हो जाता है फ़ारेनहाइट -32 बटे में 180। ये होता है फार्मूला। 0 से आप 0 पहले ही काट दीजिए। डिग्री सेल्सियस का मान पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस का मान हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम डिग्री सेल्सियस ही रहने देंगे।
बटे में 10 आ जाएगा बराबर फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है तो 167, तो यहाँ लिखेंगे 167 माइनस में 32 और यहाँ आ जाएगा हमारा नीचे में 80 यानी 18। इसको आप लोग हल करिए तो हल करने पर आपको मिल जाएगा c/10 बराबर दोनों को घटाइएगा तो मिलेगा 5, फिर ये मिल जाएगा 3 1। इसको थोड़ा मैं ऊपर लगा के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा ये पूरा, तो हम बगल में देखेंगे तो ये हो जाएगा c/10 बराबर घटाइए तो ये आ जाएगा 5 और आ जाएगा 3 1 बटे में 18। ठीक है, 9 से काटिए तो 9 दूनी 18, 9 से काट दीजिए तो 9 1 9 9 9 5 45। अब c बराबर कितना मिल जाएगा साथियों, तो c बराबर हो जाएगा 150/2, भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 75। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितना आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलित तापमान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमको भी नहीं आ रहा है साथियों, और आप लोगों को अगर आ रहा है तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो ALP का क्वेश्चन पेपर है उसमें हीट एंड एनर्जी जो है वो बहुत पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको लगाइए और लगा करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। अगला क्वेश्चन है थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। किसके 10 लाख कणों में से 900 कणों को अगर हम अंदर ले लें तो ऐसा होने लगता है। तो ये हो जाता है साथियों क्लोरोफार्म के। अगर क्लोरोफार्म के 10 लाख कण हैं उसमें से हम 900 कण अपने अंदर सांस के द्वारा ले लें तो हमें चक्कर आने लगेगा और सिर दर्द होने लगता है। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर था, तो हमने इसको तुरंत लगा लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 14-2 बराबर 80, 10-4 बराबर 70 और 20-6 बराबर 130 हो तो 8-12 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ लिख दिया 14, फिर हैज लगा दिया, इस तरह से हैज का साइन लगाया, फिर 2 लिख दिया, बराबर में क्या किया 80 कर दिया। तब ये 80 कैसे किया साथियों, देखिए 14 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 16 हो गया, 16 में 5 से गुणा कर दिया तो मिल गया 80। इसी तरह से आप दूसरे वाले में देखिए तो 10 और 4 को क्या किया इसने जोड़ दिया तो 14 हो गया, और 14 में 5 से गुणा कर दिया तो 70 हो गया, यानी अंकों को जोड़ करके 5 से गुणा किया गया। इसी तरह से आप दूसरे वाले में देखिए तो पहले क्या करेगा 20 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 26 हो गया, 26 और 5 कितना आ जाएगा 130 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 12 और 20 में करना है, 12 और 8 में करना है, सॉरी, तो 12 और 8 में करिएगा तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 का गुणा किस में करेंगे 5 में, तो आ जाएगा हमारा 100, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रीजनिंग था, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों षष्टभुज हो अष्टभुज हो, जो समान आकार के भुजा वाले होते हैं उसमें हम सब क्या रखते हैं फार्मूला सिंपल सा। जैसे षष्टभुज है तो षष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा षष्टभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर यहीं अष्टभुज कह देता तो इस 6 के स्थान पर हम 8 रख देते, ठीक है। अगर नौ भुज कह देता तो हम 6 के स्थान पर 9 रख देते। बस इतना सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 6
√3/4 गुणे में क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करिए 100 आ गया। अब इसको आप काट किए तो काट देते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 3 आ गया। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, कितना मिल गया 50 आ गया। बचा कितना आपका जो बच गया है वो मिलेगा 3 गुणे 50 और अंडर रूट में 3, इतना बच गया। तो गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 150 अंडर रूट में 3। तो जो क्षेत्रफल होगा आपका वो हो जाएगा 150 अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कथन और उसके बाद 2 अवधारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और निर्णय करें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी दिए गए कथन में निहित है। कथन क्या है, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए। फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एक शर्त है। शर्त में क्या कहा गया कि जो फाइटर पायलट होंगे उनमें जितने भी लोग भर्ती होंगे उनकी जो ऊंचाई होगी वो 5 फीट 6 इंच से लेकर के 6 फीट तक होनी चाहिए। अवधारणा क्या है, फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए क्योंकि वे युवाओं के लिए आदर्श हैं। तो ये तो कहीं पर भी आदर्श की बात कथन में कही गई है। अगर आपको आदर्श शब्द मिल रहा है तो पहली शर्त सही हो जाएगी। क्या आपको कहीं पर भी कथन में आदर्श शब्द आया या युवा शब्द आया या आकर्षक शब्द आया? ऐसा कहीं पर भी शब्द आपको कथन में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो पहला वाला अवधारणा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक भी शब्द हमारे कथन में मैच नहीं हो रहे हैं। अब दूसरे वाले में अगर हम देखें तो कह रहा है कि केवल कुछ शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में फिट हो सकते हैं। तो ये सही है, क्योंकि जो उसका कॉकपिट है उसमें एक निश्चित हाइट वाले ही फिट हो सकते हैं। तो हमारा जो दूसरी अवधारणा है ये सत्य हो जाएगी, यानी अवधारणा नंबर 2 निहित होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि $B का अर्थ है A B की बहन है। अब देखिए डॉलर का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया। याद रखिएगा, जहाँ पर भी डॉलर आएगा इस तरह से उसके स्थान पर को क्या लिखना है, बहन लिखना है। ठीक है, आगे ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। पति के लिए कौन सा कोड है, हैज है। ठीक है, तो हैज के लिए क्या रहेगा, पति रहेगा। इसको आपको याद रखना है। आगे ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी जो गुणा है स्टार मार्क वो किसके लिए है, पुत्री के लिए। ठीक है, किसके लिए, पुत्री के लिए। इतना आपको याद रखना है। आगे तो $Q*R हैज यस का क्या अर्थ है, इतने का अर्थ हमको बताना है। तो हम सिंपल सा पहले क्या लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, P लिखिएगा। फिर देखिए P और Q के बीच में क्या है, डॉलर है। तो डॉलर किसके लिए है, बहन के लिए, यानी कि P है बहन। किसकी बहन है, तो Q की बहन है। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि लेडीज है तो माइनस। तो ये रिलेशन बन गया किसका, बहन का। आगे है Q के बाद फिर देखिए स्टार है, तो स्टार किसके लिए है, पुत्री के लिए। ठीक है, तो Q पुत्री है, Q पुत्री है किसकी, R की। तो यहाँ पर ये भी माइनस क्योंकि लेडीज हो गई, क्या है, पुत्री। यहाँ पर ऐसा रिलेशन बना के रखिएगा। फिर आगे कह रहा है कि R हैज यस। हैज का मतलब क्या है, पति, यानी R क्या है, वो पति है। किसका पति है साथियों, तो यस का। तो यस लेडीज हो गई और जो R है वो जेंट्स हो गया। यह रिलेशन हमारा बन करके तैयार हुआ। अब देखिए इसमें जो अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। यस P की भाभी है,
तो यश जो है वो पी की भाभी है, कभी भी नहीं हो सकता। ये पति है, ये पुत्री है, ये बहन है, यानी यश क्या है, वो माता है। ठीक है, यश क्या है, माता है, किसकी, पी की। तो पहला भाभी वाला गलत। दूसरा, यश पी की माँ है, तो यश क्या है, वो पी की माँ है, तो एकदम रिलेशन सही बन रहा है, क्योंकि आर पिता है, आर पिता है तो इसकी ये दोनों पुत्रियां हैं, और यश क्या है, पत्नी है, पत्नी है तो पुत्री की माँ हो जाएगी, जो कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को बनाना रहता है, घबराना नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है क्वेश्चन बनाते समय, और आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं तो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बॉक्सों का वजन 3 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 12 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है। अब देखिए, 3 बॉक्स हैं, अगर हम तीनों को अलग अलग तरीके से जोड़ें तो बताना है कि इन चारों में से कौन उसका संयोजन नहीं हो सकता। जैसे 3 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 11 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह से 12 और 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम अगर हम 12, 3 और 8 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी चारों ऑप्शन में से हमको मिल सकते हैं। इस तरह से संयोजन करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलता है। जैसे 12 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ये सही। इसी तरह से देखिए 8 3 11 ऑप्शन है नहीं, लेकिन जोड़ने पर बन सकता था, ऑप्शन में ही नहीं दिया। 20 बन सकता है 12 और 20, 12 और 8 को जोड़ने पर। 23 बन सकता है हमारा तीनों को जोड़ने पर, लेकिन 21 जो है ये किसी भी प्रकार से जोड़िए इनको तो 21 बनने वाला नहीं है। तो 21 जो है ये संयोजन नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ उसको। यदि संख्या 9, 15, 1, 15, 14, 9, 4 और यक्ष की माध्यिका 11 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग लगाइएगा और लगा करके देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। अगर थोड़ा हार्ड रहता तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व कर देता, तो आप लोग इसको ज़रूर हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है साथियों, तो ये हो जाएगा एरोसोल। ठीक है, एरोसोल वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय होता है जो वायुमंडल में हर जगह पर मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अब बोला गया कि अगर एक कार है जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है, अगर उसी दूरी को 40 मिनट में तय करना हो तो उसके चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, पहले तो हम सबको डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं हम सब। डिस्टेंस बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। चाल है हमारे पास 64 और समय है 50 मिनट का। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब सेकंड स्पीड यानी 40 मिनट में अगर उसको तय करना है तो चाल कितनी होगी, तो 40 मिनट में तय करने के लिए चाल, ठीक है, तय करने के लिए चाल हम सब निकालेंगे। ठीक है, चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास है 64 गुणे 50 और नीचे हम क्या रखेंगे, समय। तो समय कितना रखेंगे, 40 मिनट, क्योंकि उसे 40 मिनट में तय करना है। तो आप इसको हल करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 16, 16 पंचे 80। ठीक है, तो अगर उसको 40 मिनट में वो दूरी तय करना है तो चाल कितनी होनी चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो वृद्धि हमें निकालना है। तो वृद्धि बराबर हम निकालेंगे, वृद्धि बराबर हो जाएगा 80 माइनस में 64, यानी अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, तो बराबर आ जाएगा आपका 16
किलोमीटर प्रति घंटा। तो वृद्धि कितने की जानी चाहिए? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। इसे पूरी तरह से पानी में डुबोए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा? अब देखिए, उसका द्रव्यमान वास्तविक कितना है? 500 ग्राम का। आपेक्षिक घनत्व कितना है? 2.5। ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि आभासी द्रव्यमान क्या होगा। तो साथियों, हम सब निकालेंगे पहले द्रव्यमान में कमी। ठीक है, क्या निकालेंगे? द्रव्यमान में कमी। द्रव्यमान में कमी पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान में कमी बराबर हो जाएगा 500 बटे में, यानी द्रव्यमान बटे आपेक्षिक घनत्व। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो द्रव्यमान में कमी बराबर हो जाएगा भार बटे आपेक्षिक घनत्व। दशमलव के बाद 0 लगाइए तो हमारा ये जो दशमलव है, दशमलव दोनों हट जाएंगे और आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? तो आपको मिल जाएगा डिवाइड करने पर 200 ग्राम। तो भार में जो द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कितने की कमी हमको महसूस होगी? 200 ग्राम की। तो आभासी द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे आभासी द्रव्यमान। आभासी द्रव्यमान बराबर हो जाएगा वास्तविक द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान में कमी। ठीक है, अब दोनों को हल करिए तो आपको मिल जाएगा 300 ग्राम। तो आभासी द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 300 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो। अगला क्वेश्चन हमारा है बिंदु 3, -4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। स्लॉप ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको लगाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसका ढलान जरूर निकालिएगा। हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न आकृति में त्रिभुज बेकर्स को निरूपित करता है। जो त्रिभुज है किसको निरूपित करता है? बेकर्स को। तो हम यहाँ पर चित्र के साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज किसको निरूपित करता है? तो बेकर्स को, याद रखिएगा, बेकर्स। ठीक है, इसको बेकर्स लिख देते हैं अच्छे से, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए। बेकर्स। ठीक है, निरूपित करता है। वर्ग शिक्षकों को निरूपित करता है। तो वर्ग किसको निरूपित करता है साथियों? शिक्षक को। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, शिक्षक। आगे, वृत्त अमेरिकियों को निरूपित करता है। तो वृत्त किसको निरूपित करता है? अमेरिका वालों को। ठीक है, अमेरिकों को। आयत माताओं को निरूपित करता है। तो आयत किसको? माता को निरूपित करता है। कौन सा अक्षर या अक्षरों का सेट उन माताओं को निरूपित करता है जो ना तो अमेरिकी हैं और ना ही बेकर हैं? अब देखिए, हमको निकालना है माता। ठीक है, माता को बताना है, ना तो वो अमेरिका में रहती हैं ना तो बेकर्स हैं। यानी कि जो हमें संख्या मिलेगी वो ना तो त्रिभुज में होनी चाहिए ना तो गोले में होनी चाहिए। त्रिभुज और गोले वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं। त्रिभुज और गोले वाली अगर हम संख्या छोड़ दें तो आप देखिए, त्रिभुज के अंदर हमारा आ जाता है आई जी। आई और जी आ जाता है किसमें? त्रिभुज में आ जाता है। तो इनको तो हमें लेना नहीं है। और आयत में, वो वृत्त में कौन कौन से आते हैं? क्योंकि अमेरिका वाले को भी नहीं लेना है। तो वृत्त में कौन कौन आ जाएंगे? तो वृत्त में आ जाएगा आपका बी, ए, डी और एच। ये किस में आ जाएगा? वृत्त में आ जाएगा। इसको भी हमें नहीं लेना है। अब हमको लेना है किसको? जो वर्ग में आए और आयत में आए, खास करके आयत में आएगा उन्हीं को लेना है। तो आयत के अंदर कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी? अब 2 संख्या बचेगी, ई और एफ। ठीक है, तो ई और एफ जो है ये हमारा आंसर होगा। ये वही माताएं हैं जो तो ना अमेरिका में रहने वाली हैं और ना ही बेकर हैं। तो हमारा आंसर जो करेक्ट वाला होगा वो हो जाएगा ई एफ। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अब साथियों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हमसे पूछा गया है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होगा वो हो जाएगा एक पहिए का ठेला गाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पहिए का ठेला गाड़ी, ये हमारा जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसको याद करने का मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा FL E। अगर F बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी का, L बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का, E बीच में आएगा तो तृतीय श्रेणी का। यानी ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पर है और ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये कहाँ पे आने चाहिए, बीच में। अगर इनमें से जो F है, ठीक है, अगर ये बीच में आ गया तो प्रथम श्रेणी का रहेगा, L यानी लोड बीच में आ गया तो द्वितीय श्रेणी का, अगर हमारा आयास या प्रयास बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी का। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा बर्फ उठाने का चिमटा है ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, प्लायर जो है ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, शीशा जो है ये भी हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, लेकिन जो हमारा एक पहिए का ठेला है ये हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये याद करने का आपको एक सिंपल सा तरीका भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 10111110 डेसिमल संख्या के बराबर है। अब हमें डेसिमल संख्या बताना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम ले लेते हैं, जीरो को छोड़ करके नंबर्स के ऊपर। जैसे हमारा नंबर्स आएगा 0 1 1, फिर 0, फिर 1 1 1, फिर 0 1, कितना आ गया। अब देखिए, तो यहाँ से 0 से 2 की घाते 0 आएगा, ये 2 की घाते 1 आएगा, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5, 2 की घाते 6, 2 की घाते 7 और 2 की घाते 8। तो जीरो वाले जितने नंबर है उसको छोड़ देंगे। जैसे जीरो वाला ये आ जाएगा और इसके साथ में जीरो वाला हमारा ये आ जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे, जीरो वाला हमारा ये नंबर आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2 की घाते 8 बचेगा। 2 की घाते 8 का मतलब कितना आ जाएगा साथियों, तो आप लोग इसको गिनिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, 128, तो 2 की घाते 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8 को हम सब लिख सकते हैं 256। ठीक है, इसी तरह से 2 की घाते 6 है, तो 2 की घाते 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से 2 की घाते 5 है तो क्या लिखेंगे, उसको 32 लिख देंगे। 2 की घाते 4 है तो 16 लिख देंगे। 2 की घाते 2 है तो इसके लिए 4 लिख देंगे। 2 की घाते 1 है तो इसके लिए 2 लिख देंगे। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ देना है, जो नंबर जोड़ने के बाद आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो जोड़ने पर आप लोगों को 374 मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संकेतन 2x 5 6 का अर्थ क्या है। तो इस तरह से अगर हमको एक फिगर दिख जाए लिखा हुआ, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जो ये है हमारा फिगर, ये हमारा व्यास दिखाता है। ठीक है, ये किसको दर्शाता है, व्यास को दर्शाता है। आगे वाला नंबर संख्या दर्शाती है और लास्ट वाला जो नंबर है ये हमें माप दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इकाई व्यास वाला, 6 इकाई व्यास वाला 2 चित्र। ठीक है, तो 6 इकाई व्यास वाला 2 चित्र, चित्र में क्या रहेगा, वृत्त रहेगा, याद रखिएगा, वृत्त चित्र में हम सब रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो ये प्रदान करेंगे हमें तांबा अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको कथनों का सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों का पालन करता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी हवेलियां महल हैं, तो सभी हवेलियां क्या हैं, महल हैं। ठीक है, तो हवेली को यस से प्रदर्शित करेंगे और महल के लिए क्या लिखेंगे, यम लिख देंगे। तो जितने भी हवेली है वो क्या है, पूरी तरह से महल के अंदर है।
आगे कह रहा है कोई दुर्ग महल नहीं है। जो दुर्ग है वो महल नहीं है, तो दुर्ग को हम बाहर रख देते हैं। अब निष्कर्ष हमारा है कुछ महल हवेलियां हैं, तो करेक्ट है भाई। कुछ महल क्या हैं, हवेलियां हैं। महल का थोड़ा सा पार्ट आप देखिए तो हवेली वाला कवर कर लिया है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कुछ दुर्ग हवेलियां हैं। दुर्ग और हवेली का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों ही गोले एकदम दूर दूर हैं, इसलिए दुर्ग और हवेली का एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कोई हवेली दुर्ग नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि हवेली जो है वो दुर्ग के साथ में कोई रिलेशन नहीं दिखा रही है, इसलिए कोई भी हवेली दुर्ग नहीं होगी। तो करेक्ट कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, पहला और तीसरा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, इसमें देखिए लिखा है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 पालन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग वाला पोर्शन पहले हल करेंगे। तो भाग वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर है, 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दीजिए 12 को तो आ गया 4। इसी तरह से 5 से काटिए 7, 5 से काट दिए 2, 7 से 14 को काटिए 2, हमको मिलेगा कितना 16 माइनस 25% है तो बटे में 100 लिखना नहीं भूलना है आपको। ऑफ है तो गुणा लगाइए, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 25 को काट दीजिए तो चौका 100 आ जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 1/4 ब्रैकेट के अंदर ही गुणे में 8 4 12, काट दीजिए आप लोग, कितना आ गया 4 तिहाई 12 आ गया, तो बचेगा कितना 16 माइनस में 3 बच जाएगा, तो 16 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 13, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। तो कौन सा अक्षर यह इंगित करता है, तो ये इंगित करता है REF, रेफरेंस। रेफरेंस जो होता है ये इंगित करता है कि ये अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ड्राइंग का है ये। तो इसी तरह के ड्राइंग के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस को गुणा, ठीक है, यदि प्लस गुणा को निरूपित करता है और भागे प्लस को निरूपित करता है, माइनस भाग को निरूपित करता है और गुणे माइनस को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम सब थोड़ा सा जूम करके हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन पढ़ने और हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए यहाँ पर पहले 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस को क्या निरूपित किया गया है साथियों, तो आप देखिए प्लस को निरूपित किया गया है गुणा, तो गुणा लगा करके सीधा 4 लिख देंगे। फिर भाग है तो भाग को क्या निरूपित किया गया है, प्लस निरूपित किया गया है तो प्लस कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस को क्या निरूपित किया गया है, भागे निरूपित किया गया है तो भाग करके 3। फिर गुणा लास्ट में है तो गुणा को क्या निरूपित किया गया है, तो गुणे को माइनस निरूपित किया गया है तो माइनस में हम सब लिख देंगे 1। अब भाग कर दीजिए, 3 5 में 15। ठीक है, तो 8 चौके 32, इधर 32 मिल गया, प्लस में 5 मिल गया, माइनस में 1 मिल गया। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा साथियों, 32 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 37, 37 में 1 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 36, करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 2 गाड़ियों A और B शहर C से D के लिए चलना शुरू करते हैं। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही धीमी गाड़ी से चलने वाली गाड़ी को तेज गाड़ी से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो तेज गाड़ी से चलने वाली गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों के लिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप लोग लगाइएगा, जरूर लगाइएगा, आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए साथियों,
₹32 में जब वो बेच देता है तो कितने % की हानि हो जाती है? 20% की। इसका मतलब है कि उसको कितना % रेट मिल रहा है? 80% रेट मिल रहा है, क्योंकि कुल परसेंट जो होता है वो 100 रहता है, ठीक है? तो 100% कुल रेट होता है, लेकिन उसको क्या हुआ कि 20% की हानि हो गई। इसका मतलब उसको कितना रेट मिला? 80% रेट उसको मिल गया है, ठीक है? अब अगर हम 1% निकाल दें तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 32 बटे, यहाँ पर 32 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 32 बटे में, फिर से मैं इसको थोड़ा दूसरी साइड से लगाता हूँ, ये हो जाएगा 1% बराबर 32 बटे में 80, ठीक है? 80% बराबर 32 है, तो 1% बराबर 32 बटे 80 हो जाएगा। हमको कितना % निकालना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस तरफ 100 से गुणा करना होगा और दूसरी तरफ भी 100 से गुणा कर देना होगा। अब आप काट दीजिए, तो 8 चौके 32, 100% रेट बराबर हमारा जो आएगा वो बन जाएगा 4 दहम्मा 40 रुपया, ठीक है? तो 100% रेट कितना आएगा? 40 रुपया आएगा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? 40 रुपया था। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, उस पंप की दक्षता रेटेड दिया गया है 400 वाट। ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है? अब हमें दक्षता बताना है, तो हम सब लोग जानते हैं कि मोटर की क्षमता P बराबर हो जाएगा mgh बटे में T, ठीक है? द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, जो कि हमको दिया गया है 500, गुणे g का मान 10 है, ऊंचाई है 30 मीटर, बटे में समय रखना है 10 मिनट, मिनट है तो उसको सेकंड में बदल देंगे। 30 से काटिए 2 आ गया, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से काटिए 500 को तो 250 मिल जाएगा, ठीक है? क्षमता कितनी है मोटर की? 250 की, ठीक है? लेकिन रेट कितना है उसका? 400 वाट, ठीक है? तो 400 वाट उसका रेट है, लेकिन क्षमता कितनी है? 250 है। तो दक्षता कितनी आ जाएगी? तो दक्षता बराबर हो जाएगा क्षमता यानी 250 बटे में उसका रेट क्या है? 400 गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 25, 250 को 4 से काटिएगा, 250 में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा 62.50, ठीक है, %। तो ये आ जाएगी मोटर की दक्षता 62.50%। इस तरह से एकदम सिंपल क्वेश्चन हम सब लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो व्युत्पन्न इकाई कौन सी नहीं है साथियों? तो मोल जो है ये व्युत्पन्न इकाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति की सास हो। डी का सी से क्या संबंध है? अब ये बताना है, ठीक है? तो सी ने किससे कहा? डी से कहा, तो सी यहाँ बनाइए, डी यहाँ बना दीजिए, ठीक है? तो सी ने डी से कहा, ये इस तरह से रिलेशन कहने के लिए है। सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन, यानी सी की जो बहन है, सी के बहन के पति, ठीक है, के पति की सास हो। ये क्या है? सास है, ठीक है? ये कौन हो गई? सास हो गई। किसकी सास हो गई? तो इसके बहन के पति की सास हो गई, ठीक है? अब देखिए, ये बहन है, ये पति है और पति की ये सास है, यानी कि इसके बहन की क्या है? ये माँ है। जब बहन की माँ है तो सी की भी ये क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। यानी सी का डी से क्या रिलेशन है? तो सी की डी जो है वो माँ है, ठीक है? तो डी क्या है? सी की माँ। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में ये रिलेशन दिया गया है, डी सी की माँ है। इस तरह से हमें रिलेशन बनाना रहेगा। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में कितना होगा?
हम सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति पर जो भार होगा, बृहस्पति पर जो भार आएगा तो वो हो जाएगा पृथ्वी के भार का 2.5 गुना। ठीक है, तो पृथ्वी के भार का कितना गुना? 2.5 गुना होगा। ठीक है, इतना रहेगा। अब भार, पृथ्वी पर भार हम कितना दिया गया है? 250 किलोग्राम। गुणे में 2.5 करेंगे, गुणे गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 है। अब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 गुणे में 25, दोनों का गुणा कर दीजिए साथियों, तो 25 25 में 625 और एक जीरो, तो आ जाएगा 6250 किलोग्राम बृहस्पति पर उसका भार होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि a² + b² बराबर 53, ab बराबर 14 है, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। हम सभी लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a² b² बराबर हमको वैल्यू दी गई है 53, रख देते हैं, प्लस यहाँ पर 2 गुणे में ab बराबर दिया है 14। ठीक है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, तो 53 और प्लस में 28 आ जाएगा। दोनों को जोड़िए तो 8 3 11 की 1, हासिल लगा 1 और 5 2 7 1 8। ठीक है, 81 आ जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर में कितना मिल गया? 81। अगर होल स्क्वायर हम हटा दें तो a + b बराबर बन जाएगा √ में 81, बराबर में आ जाएगा 9, यानी a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तीर्थ यात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती है। वह पूरब की ओर 13 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले पूरब की ओर चलाइए इनको 13 किलोमीटर। ठीक है, पूरब की ओर 13 किलोमीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर की ओर ले जाएंगे तो हमारा ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पूरब की ओर गई हैं ये 13 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर जाती हैं 11 किलोमीटर। ठीक है साथियों, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम की ओर इनको मुड़वाइए, तो पश्चिम की ओर ये मुड़ेंगी तो इधर मुड़ जाएंगी और 7 किलोमीटर चलेंगी। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती हैं। तो दक्षिण की ओर मुड़ गई, 6 किलोमीटर चली आई ये। अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती हैं। अब दाईं ओर इनको मोड़ दीजिए, 6 किलोमीटर चलाइए तो सीधा सीधा चली आएंगी वो प्रारंभिक स्थान के एकदम सामने। ठीक है, प्रारंभिक स्थान के एकदम सामने चली आएंगी 6 किलोमीटर जब ये चलेंगी तब। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कहाँ पर हैं? तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? यहाँ थी। अंतिम स्थिति कहाँ है? यहाँ। तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष हम देखें तो ये किस साइड में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर? तो साथियों देखिए टोटल ऊपर की ओर गई थी वो 11 किलोमीटर, नीचे कितना आ गई? 6 किलोमीटर। तो ऊपर और नीचे दोनों को घटाइए तो कितना बच गया? 5। तो 5 किलोमीटर ये बीच वाले डिस्टेंस इनकी बची हुई है। तो 5 किलोमीटर किधर जाएंगे? उत्तर की ओर। इस तरह से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर इनकी स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगाया गया बल न्यूटन में ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर देखिए तो ट्रॉली को कितना दूर तक धक्का दिया गया? 20 मीटर तक। कार्य कितना जूल हुआ? 1200 जूल हो गया। हम सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो कार्य हमारा है 1200 जूल, यहाँ पर रखेंगे, बराबर में बल हमको ज्ञात करना है। विस्थापन कितने का हो गया? 20 का। 20 से अगर हम 1200 में भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा साथियों? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना न्यूटन बल लग जाएगा? 60 न्यूटन बल। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई
8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो हम सभी लोग जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 236, तो हम यहाँ लिखेंगे 236, पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा 236 बराबर में 2 ब्रैकेट में यल बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको मिल गया है 8, चौड़ाई हमको मिला नहीं है तो बी वैसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर चौड़ाई ऊंचाई है तो चौड़ाई नहीं मालूम है, ऊंचाई लेकिन हमको मालूम है 6, ठीक है। प्लस लास्ट में ऊंचाई और लंबाई दोनों रखना है, तो ऊंचाई और लंबाई हमको दोनों मिला है। ऊंचाई देखिए तो 6 है, लंबाई है 8, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 48 रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 48, ठीक है। अब देखिए 2 से अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16 बन जाएगा। इधर बचेगा 8 और 6 जोड़िए तो 14 बी बच जाएगा, और प्लस में 48 यानी 48। 48 को हम दूसरे साइड में लाएंगे तो घट जाएगा, तो 118 में से 48 हम घटा देंगे, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा 7 और 0 बराबर में 14 बी बचेगा। 14 से काटिए 70 को, तो 14 पंचे 70 बराबर में बी, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख एक सोसाइटी में प्रत्येक घर में पालतू जानवरों की संख्या को दर्शाता है। कितने घरों में केवल 2 पालतू जानवर हैं? केवल 2 की बात किया गया है साथियों। तो हम देखेंगे कि केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो 2 गोलों के अंदर आएंगी। एक गोले वाली संख्या को नहीं लेना है, तीनों गोले में आएंगी उन संख्या को नहीं लेना है, हमें लेना है तो केवल जो संख्याएं 2 गोलों के अंदर आएंगी उन्हीं को। तो अब देखिए 13 एक गोले में है, नहीं लेंगे, 11 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, क्योंकि ये सभी संख्याएं केवल एक एक गोले में आए हैं। यहाँ पर हमें बताना है 2 घरों में, 2 घरों का मतलब है कि 2 गोलों के अंदर आनी चाहिए। यहाँ पर 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये तीनों में आ गया। अब बची कितनी संख्या, 6 बच गई, 8 बच गई और 2 बच गई, बस यही संख्या को हमें जोड़ लेना है। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 घरों में केवल 2 जानवर हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बस सेकंडों में आप इसको हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन है साथियों। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में हम सब लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साथियों हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो लंब कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आधार इसका निकाल लेंगे। जब आप आधार निकालेंगे तो आधार निकल के आएगा 5, इसका आधार निकल जाएगा 5। अब देखिए तीनों चीज़ें हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कॉट थीटा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है साथियों, तो आप लोग एक पाइथागोरस त्रिक जब पढ़ रहे थे तो उस समय आप लोगों को याद होगा कि जो कॉट थीटा बराबर हो जाता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है साथियों, तो आधार हो जाएगा हमारा 5 और लंब कितना है 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस में 13 है तो 13 लिखिए, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर साथियों हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 और कर्ण हो जाएगा 13। अब इसको हल करिए तो 13 से 13 कट जाएगा और 2 छंग 12, नीचे 6 आ गया। तो ऊपर कितना बच गया 5, नीचे 6 और प्लस में इधर बच गया आपका 5। इसको आप लोग हल कर दीजिए, तो हल करने पर कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 5 प्लस में 6 पंचे 30, तो इसको हल करिएगा तो आ जाएगा आपका 35 बटे में 6, ये इसका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 बटे 6, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कार्बन, जो कि फ्रीज और एसी से निकलने वाली एक प्रकार की गैस होती है जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। स्टील की विशिष्ट ऊष्माधारिता 500 जूल किलोग्राम प्रति किलोग्राम कैलोरी है। अब यहाँ पर हमको कई सारी चीज़ें मिली हैं, हमको निकालना ऊष्माधारिता। साथियों, ऊष्माधारिता क्यू बराबर हो जाता है, फार्मूला हमारा यम यस डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो यम की वैल्यू हम सबको मिली है 2.5, ठीक है। तो 2.5 रखेंगे, गुणे यस यानी विशिष्ट ऊष्मा। यस क्या है, हमारी विशिष्ट ऊष्माधारिता है जो कि 500 दिया गया है, गुणे में तापमान में कितना परिवर्तन आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर देखिए तापमान दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम 10 रख देंगे। अब पूरे का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका साथियों 10 का गुणा अगर हम 2.5 में कर दें तो यह बन जाएगा 25 गुणे में 500। अब इसको आप लोग गुणा कर दिए तो 25 पंचे 125 बन जाएगा, उसके बाद में 2 ठे जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 12,500, ठीक है, जूल। ये इतना हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। साथियों, अन्य से भिन्न क्या होता है, धारा, क्योंकि तालाब, पूल और झरना ये सभी एक विशेष प्रकार के आकृति वाले जल संग्रह के स्थल होते हैं, लेकिन धारा जल संग्रह का स्थल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इसका, हेनरी प्रति मीटर इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है, तो हो जाता है साथियों पारगम्यता की इकाई, ठीक है। तो हेनरी प्रति मीटर पारगम्यता की इकाई होती है। यल यम से 3 गुना अधिक काम करता है और साथ मिलकर के वे काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यल अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, एक यल है, एक यम है, ठीक है। तो यल क्या करता है, 3 गुना ज़्यादा काम करता है। तो 3 गुना ज़्यादा काम करता है, तो अगर यम एक काम करेगा तो यल कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। समय साथियों इसी का उल्टा रहता है। अगर यल को एक काम करने में 1 घंटा लगता है तो यम को उसी काम को करने में 3 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों लोग मिलकर के एक काम को 12 दिन में कर दिए, तो दोनों लोग को जोड़ दीजिए, तो 1/h प्लस 1/3h बराबर में 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 3h एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 3 प्लस 1 बराबर में 1/12 आ जाएगा। ऊपर जोड़िए तो साथियों कितना मिल जाएगा, ऊपर 4 मिलेगा, नीचे 3h मिल जाएगा, बराबर में 1/12। तिरछा गुणा करिए तो 12 चौके 48 बराबर में 3h, काटिए तो कितना आ जाएगा, 3 1 9 3, 3 6 18 बराबर में h आ जाएगा। तो यम को कितना समय लगेगा साथियों, तो यम को लग जाएगा 16 घंटे काम करने में, ठीक है। यम को कितना घंटा समय लग जाएगा, 16 घंटा लग जाएगा यम को कार्य करने में। अगला क्वेश्चन है, यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान बताइए। साथियों, V बराबर फार्मूला हो जाता है W/Q, ठीक है। V बराबर हो जाएगा W/Q, जहाँ W हो जाएगा हमारा कार्य। तो कार्य कितना हो रहा है साथियों, 90 जूल। तो ऊपर लिख देंगे हम सब 90/Q, नीचे है तो Q मतलब आवेश, कितना आवेश है, 2000 कूलाम, तो नीचे लिख देंगे 2000, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा आप लोग, और अब भाग करेंगे अगर, तो भाग करने पर आप लोगों को मिल जाएगा 9/200, और 9 में 200 से आप लोग भाग लगाइए तो मिल जाएगा 0.045। तो V का मान कितना आएगा, 0.045, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करिए।
अब यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि जो अंतर है सभी का, इन दोनों का अंतर कितना आएगा आप लोगों को 0.6। इसी तरह से इन दोनों में अंतर निकालिए तो 0.6, इन दोनों में 0.6, इनमें 0.6, यानी कि 0.6 हमें जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो हम 0.6 क्या करेंगे, घटाते हुए पीछे की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे पीछे की ओर बढ़ेंगे तो हम -0.3 में क्या जोड़ेंगे, -0.3 में क्या जोड़ेंगे, तो 0.6 जोड़ देंगे। तो जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.3। क्योंकि 0.3 हमें जोड़ करके आगे की ओर बढ़ना था, तो हमने क्या किया, इसमें 0.3 जोड़ दिया। जो आंसर आया वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपने सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, ये एक ही फार्मूले पर लगने वाला क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, उसी पर आप लोग रखिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा, इसको मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग CBT2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। उसको मैं सॉल्व करके आप लोगों के कमेंट को बताऊँगा कि कैसे इसको सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, प्रतिरोध और सेकंड में एक तार में प्रवाहित आवेश Q के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक समान मीटर पैमाने का वजन 50 ग्राम है, इसे 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है। इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ रखा जाना चाहिए कि यह संतुलन की अवस्था में रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 95। बहुत सिंपल है, इसको आप लोग लगाइएगा। और नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें हो जाता है हमारा भार गुणे लेंथ बराबर दूसरा m1 यानी कि m2 गुणे l2। ठीक है, इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोग लगाइएगा। नहीं लगा पाते हैं तो समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है। सॉरी, आपको कुछ नहीं आता ऐसा नहीं बोलना है।